हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक प्रोवाइड करता है। एंड स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। हमारे दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। और शुरू करते हैं आज का हम इस सेशन एक नए चैप्टर के साथ। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, दैट इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। अब स्टूडेंट्स, आपको इस मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ से क्या समझ आता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप रोज रात में अपना बैग जमा के सोएंगे तो सुबह आपको लेट नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, हम जब भी अपना बैग जमाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारी बुक्स एक चेन में रखते हैं, फिर सारी नोटबुक्स एक चेन में रखते हैं, फिर पेंसिल बॉक्स की एक अलग जगह होती है, वाटर बॉटल हम एक अलग जगह पे रखते हैं। एंड यही हमने जब सारी चीज़ें रख ली, सुबह सुबह हम टिफ़िन एक अलग सेक्शन में रखते हैं। हमने क्या करा, हमने चीज़ों को सेपरेट करके अलग अलग ऑर्गेनाइज कर दिया। उससे क्या आसानी हुई, उससे ये आसानी हुई कि जब मुझे बुक चाहिए तो मैं सिर्फ बुक निकालूंगी, जब मुझे नोटबुक चाहिए तो मैं सिर्फ नोटबुक पे निकाल लूंगी, जब मुझे पेंसिल बॉक्स की नीड होगी तो मैं सिर्फ पेंसिल बॉक्स निकालूंगी, लंच टाइम में मुझे पता है लंच कहाँ रखा है तो मैं लंच बॉक्स निकाल लूंगी। सो हमारे लिए हमारी लाइफ में आसानी हो जाती है। सो सेपरेटिंग करने से चीज़ों से हमें हमारी जो डेली लाइफ है वो आसान हो जाती है। इसलिए डेली लाइफ में सेपरेशन करना चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं थ्रेशिंग और विनोइंग के बारे में। अब हो सकता है कि आपके लिए ये नाम बहुत ही बड़े लगे कि ओह, ये क्या बोल रही है मैम, थ्रेशिंग या विनोइंग। लेकिन आज के सेशन के बाद आप कहोगे कि मैम ये तो कितना आसान था समझना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स एक सेइंग देख लेते हैं जो ये है, जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे while retaining the grain, similarly sages let the virtues stay while discarding the vices। अब ये सेइंग कही थी कबीर ने कि जैसे कि विनोइंग, अगर मैं आपको बोलूं कि विनोइंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हस्क को अलग कर देते हैं, जो शाफ्ट होता है हमारा वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन होती है वो रह जाती है। उसी तरीके से जो सेजेस होते हैं दे लेफ्ट विद द वर्च्यूज, ऐसे लोग जिनके अंदर वर्च्यूज होती हैं वो वर्च्यूज स्टे कर जाती हैं और डिस्कार्ड हो जाते हैं वाइसेस, यानी कि नेगेटिव चीज़ें सारी डिस्कार्ड हो जाती हैं और जो भी वर्च्यूज हैं, जो भी रूल्स हैं, मतलब कह सकते हो ना आपके एथिक्स हैं, वर्च्यूज हैं, वो उस इंसान में रह जाती हैं और जो नेगेटिविटी है वो फ्लो अवे कर जाती है। सो ये सेइंग कबीर ने करी थी। तो इतनी प्यारी सेइंग के साथ अपना सेशन आज हम शुरू करते हैं। चलिए, नाउ माली एंड हिज सिस्टर, ये पूरा एक सेशन एक कॉन्वर्जेशन से आपको समझाया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये कॉन्वर्जेशन किसके बीच में है, माली और उसकी सिस्टर वाली के बीच में। नाउ माली एंड हिज सिस्टर वाली आर एक्साइटेड फॉर देयर समर वेकेशन। अब माली और वाली जो है वो बहुत एक्साइटेड है अपनी समर वेकेशन के लिए। Their parents have planned a trip to visit their relatives and friends living across the India। अब इस टाइम वेकेशन के लिए उनके पेरेंट्स ने प्लान करा था कुछ इस तरीके से कि वो पूरे इंडिया में अक्रॉस घूमेंगे और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से मिलने जाएंगे। सो दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के टच में रहते हैं, जिसकी वजह से उनका काफ़ी अच्छा कह सकते हैं ना रिलेशन है और वो उनसे मिलने जाते हैं वेकेशन टाइम में। सो डू यू ऑल्सो कीप इन टच विथ योर लव वंस। और जैसे कि माली एंड वाली के पेरेंट्स हैं, क्या आप भी अपने लव वंस के कांटेक्ट में रहते हैं? डेफिनेटली, अगर नहीं रहते तो रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे भी आपके जो नियर एंड डियरेस्ट वंस हैं उनके कांटेक्ट में रहना, उनसे डेली पूछना कि वो कैसे हैं, सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। सो अपने लव वंस, नियर डियर वंस के कांटेक्ट में रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज। उनका जो पहला स्टॉप है, तो सबसे पहले वो जाते हैं अपनी नानी हाल यानी कि नानीज हाउस में, दैट इज मिटर्नल ग्रैंड मदर, यानी कि उनकी जो मदर की भी मदर, दैट इज मिटर्नल ग्रैंड मदर हाउस इन हरियाणा। तो सबसे पहले वो कहाँ विजिट करेंगे, तो वो विजिट करेंगे हरियाणा। ओके, नाउ
इट इज सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स। अब हरियाणा जहाँ वो जाते हैं वो सराउंड होता है बहुत बड़े बड़े खेतों से। होती है ना एग्रीकल्चर कहाँ होता है, फील्ड्स में। तो बड़े बड़े हरियाणा आप जैसे ही जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े फील्ड्स आपको दिखेंगे। सो माली एंड वाली आर फैसिनेटेड बाय द वेराइटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। और वो अपने घर के जो कोर्टयार्ड होता है वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे पाइल्ड अप पड़े हैं, यानी कि बहुत सारे ग्रेन ऐसे एक पाइल्ड अप होके पड़े हैं। आई बात समझ में? चलिए अपने घर के कोर्टयार्ड में। So their mommy, maternal aunt and mama, maternal uncle, along with the other community members are busy separating small stones and husk from the grains from their hands. और वो नोटिस करते हैं कि उनके जो मामा मामी हैं और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो बिजी हैं क्या करने में, सेपरेट करने में, कि जो भी ग्रेन्स के बीच में कभी कभी पत्थर आ जाता है, कंकड़ आ जाता है, कोई भी गंदगी आ जाती है तो उसको अलग कर रहे हैं बाकी की ग्रेन से। ठीक है, तो वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि ये वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। नाउ देख सकते हैं आप यहाँ पे वो जितने भी ग्रेन्स में कंकड़ हैं, स्टोन्स हैं, उनको अलग करके रख रहे हैं। सिमिलरली सभी लोग, जितने मामा मामी नानी, सभी लोग जैसे ही वो हरियाणा विजिट करते हैं वो नोटिस करते हैं यहाँ पे ग्रेन्स पाइल्ड अप पड़ी हैं और बाकी क्या कर रहे हैं, सभी लोग स्टोन्स को, गंदगी को, अगर कभी कभी इंसेक्ट आ जाता है उसको सेपरेट कर रहे हैं बाकी की ग्रेन से। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में। इज दैट क्लियर? सो अभी तक क्लियर है सब? चलिए नाउ माली एंड बाली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन। अब क्योंकि माली एंड वाली के लिए सब कुछ बहुत नया था तो वो बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं और ये आखिर क्यों हो रहा है। सो देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन्स। अब उनकी नानी ने नोटिस करा कि ये दो बच्चे बहुत ही कह सकते हैं क्यूरियस हो रहे हैं जानने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है आखिर। सो उनकी नानी उन्हें एक्सप्लेन करती है कि वी आर रिमूविंग दीज स्टोन्स सो दैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। अब उनकी नानी उन्हें ये एक्सप्लेन करती हैं कि हम जितनी भी गंदगी है, कंकड़ हो गए, इंसेक्ट हो गए, उसको अलग कर रहे हैं ग्रेन से ताकि इस ग्रेन को हम पका सकें और हम सब खा सकें। लेकिन अगर यही हम बिल्कुल अलग ना करें, सेपरेट ना करें चीज़ों को, तो क्या होगा, साथ में अगर आप राइस देख लो, वीट देख लो, अगर आप उनको सेपरेट ना करो स्टोन से एंड अदर इरेगुलरिटीज से और आप उनको साथ में ही कुक कर दो, तो जब आप खाना खाओगे तो आपके पेट में स्टोन्स और इंसेक्ट चले जाएंगे। सो कोई भी चीज़ को कुकिंग के फिट करने के लिए उसको सेपरेट करना, क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सो उनकी नानी ने उन्हें एक्सप्लेन करा कि ग्रेन्स का साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है उनको फिट बनाने के लिए, कुकिंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ना दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल। अब वो ग्राउंड्स में गए, क्यों? क्योंकि उनको देखना था वहाँ पे जितनी भी भेड़, बकरी, कैटल्स होती हैं उनको फील्ड में उनको देखना था। टू कीप देम बिजी, नानी गिव्स देम अ चैलेंज ऑफ हैंड पिकिंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन वाइल कीपिंग देयर आइज क्लोज्ड। अब उनकी नानी उन्हें एक चैलेंज देती है क्योंकि उनको बिजी रखना था, अदरवाइज वो बोर हो जाते। अब उनकी नानी ने क्या करा, उनको दोनों को ग्रेन्स दे दिए और उनको बोला अपने आईज क्लोज करो और अब आईज क्लोज करके ग्रेन्स को अलग रखो और अगर कोई स्टोन आए तो उसको अलग करो। ये कैसे करोगे आप? अब आप खुद बताओ, अगर मैं आपको एक राइस दूं तो आपको कहीं ना कहीं राइस का टेक्सचर पता है, लेकिन अगर आपके हाथ में पत्थर आ जाए तो वो राइस जैसा नहीं होगा। वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो शार्प हो सकता है, वो एक अलग फील का होगा। तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं कैसे, राइस को, ग्रेन को पहले फील करके, और आप यहीं आपके हाथ में अगर पत्थर आ जाए, कुछ और आ जाए, तो उसका जो टच है, उसका जो शेप है वो ग्रेन से एकदम अलग होगा। तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा और आप उसको सेपरेट करके अलग रख दोगे, है ना। So the method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed. कोई भी चीज़ को हम मिक्सचर कब कहते हैं, जब वहाँ पे दो से ज़्यादा चीज़ें साथ मिक्स हुई हो।
कभी भी मिक्सचर एक चीज से मिलके नहीं बनता। मिक्सचर में हमेशा 2 से 2 या 2 से ज्यादा कोई भी चीजें होती हैं जो साथ मिला के मिक्स कर दी जाती हैं, इसीलिए उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, such a small stones and husk from the wheat and rice is called as hand picking. So जब स्टूडेंट्स हम हाथों से कोई भी मिक्सचर में से चीजें अलग करके रख रहे हैं, हाथों से क्या कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, एंड क्योंकि हम हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए इसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। सो सेपरेटिंग और पिकिंग बाय हैंड such small stones and husk from the wheat is known as hand picking. So जिस प्रोसेस से हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके इन सब चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं, इसीलिए उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग कहेंगे। It is done on the basis of different sizes, colors, shape of the particle. अब हैंड पिकिंग के लिए आपको ज़रूरी होना चाहिए कोई भी स्टोन का शेप पता होना, कलर पता होना, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। जैसे अगर आपको वीट पता है तो आपको वीट का कलर, शेप पता होना चाहिए, और यहीं इससे कुछ अलग होगा तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को सेपरेट कर पाएंगे। सो हैंड पिकिंग के लिए आपको चीज़ों का कलर, डिफरेंट शेप, साइजेस, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। If the particles to be removed are present in small quantities and can be easily picked by hand, hand picking proves to be a very convenient method. अब अगर जो भी गंदगी है, मिट्टी है, कंकड़ है, इंसेक्ट्स हैं, ये छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है तो आप इजीली अपने हाथों से अलग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बहुत बड़ी बड़ी बोरियां हैं आपके पास, या आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अब वहाँ पे फार्म्स में, फील्ड्स में आप हाथों से नहीं पिक कर सकते, वहाँ पे आपको एक मशीन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मशीन से क्या होगा, आपका लेबर कॉस्ट कम होगा, क्योंकि आप कम लोगों को लगाओगे। अगर आप इमेजिन करो बहुत एकड़ों में फार्म्स हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं, वहाँ पे अगर एक एक जना एक एक पत्थर को अलग करेगा तो कितना टाइम लगेगा। सो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो चीज़ों को स्पीड अप कर देंगी, और वहाँ पे लेबर भी कम लगेगी, यानी कि कम लोग लगेंगे, क्योंकि मशीन आधे ज़्यादा काम कर देगी हमारे लिए, है ना। तो हैंड पिकिंग तब तक यूज़फुल है, तब तक सही है जब तक छोटी चीज़ें प्रेजेंट है, छोटे अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन यहीं अगर बड़े अमाउंट में प्रेजेंट है और बड़े चीज़ों का करना है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है हैंड पिकिंग। Now, at lunch, Mali and Wali are served steaming hot vegetables, pulao. While eating the pulao, Nani observed that Mali is separating the whole black pepper from the pulao and placing them aside on his plate. अब जब नानी ने उनको लंच में सर्व करा बहुत सारी वेजिटेबल्स का पुलाव, तो उन्होंने नोटिस करा कि जो माली है वो क्या कर रहा है, वो जितने भी जो बड़े बड़े ब्लैक पेपर्स होते हैं, जिनको हम फुल ब्लैक पेपर्स करते हैं, उनको पुलाव से अलग निकाल के रखता जा रहा है। अब देखा जाए तो माली क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है ना, क्योंकि उसको पता है कि ब्लैक पेपर का शेप क्या है, गोल, उसको पता है ब्लैक पेपर का कलर क्या है, ब्लैक, तो वो इजीली पूरे पुलाव में ढूंढ लेता है, और क्योंकि वो ढूंढ पा रहा है इसीलिए वो हैंड पिक करके उनको सेपरेट कर रहा है ना, क्योंकि उसको नहीं खाना, उसको नहीं अच्छा लगता। सो वाली प्लेयरफुली टीजेज वाओ, और वाली उसको बहुत ही कह सकते हैं ना, टीज करती है, चिढ़ाती है कि वाओ दिस इज अ हैंड पिकिंग मेथड, कि तुम भी तो एक हैंड पिकिंग मेथड ही कर रहे हो, नाइस वन। तो चलो आज जो हमने सीखा हैंड पिकिंग, तुमने तो वो अप्लाई कर दिया, तो गुड वन, नाइस वन, ठीक है। नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक पेपर, लेकिन नानी ने उन्हें कहा कि ये जो तुम कर रहे हो, ये हैंड पिकिंग तो कर रहे हो लेकिन ये गलत है, क्योंकि ब्लैक पेपर बहुत ही ज़रूरी होता है। सो अगर तुम इनको खाओगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, ओके, एंड इनकरेजेस माली टू ईट इट रादर सेपरेटिंग देम। Later in the day, their mama takes them to the field where they observe bundles of harvested wheat stalks lying in the fields. फिर जैसे जैसे दिन गया उनके मामा उन्हें फील्ड्स में ले गए। अब वहाँ पे जाके उन्होंने क्या देखा, जैसे ही वो फील्ड्स में गए उन्होंने बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड व्हीट स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे ऐसे बंडल्स ऑफ हार्वेस्टेड कह सकते हैं व्हीट्स पड़े थे, एंड वो लाई कर रहे थे इन द फील्ड, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हार्वेस्टेड व्हीट्स भी थे और स्टॉक्स भी थे। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है,
तो स्टूडेंट्स जो भी ग्रेन होते हैं, कई बार जो ग्रेन होते हैं उनके अराउंड एक कोटिंग होती है, जैसे कि व्हीट ग्रेन हो गया, व्हीट के अराउंड एक कोटिंग होगी, ठीक है, जिसको हम स्टॉक कहते हैं, हस्क भी कह सकते हो। तो ये जो कोटिंग होती है ये हमारे काम की नहीं है, ये खराब होती है, ये हमें सेपरेट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेन को अलग कर देते हैं और उनके जो स्टॉक्स हैं, हस्क हैं, उनको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग, फिर हम इन स्टॉक्स को धूप में सुखा के ड्राई होने छोड़ देते हैं। Both of them pick up a stalk each other and notice numerous grains attached to it. अब जब उन्होंने देखा जैसे एक स्टॉक को उठा के तो उसमें कई सारे ग्रेन्स अटैच थे। A group of farmers are beating the stalks on a large wooden log. Curiously, Vari asked Mama, why are they doing this? अब यहीं वो जैसे ही आगे बढ़े उन्होंने देखा कि कई सारे जो फार्मर्स हैं वो बीट कर रहे हैं स्टॉक को एंड एक वुडन लॉक से उनको बीट करें। अब ऐसे क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई उनके अंदर कि आखिर ये फार्मर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों एक वुडन लॉक से बीट कर रहे हैं स्टॉक्स को। सो उनके मामा ने एक्सप्लेन करा कि दे आर बीटिंग द स्टॉक टू सेपरेट द ग्रेन, क्योंकि स्टॉक जो है वो अटैच्ड है ग्रेन के साथ, हमें स्टॉक को अलग करना है ग्रेन से, इसीलिए वो ऐसे वुडन लॉक के ऊपर बीट कर रहे हैं ग्रेन्स को, स्टॉक को, ताकि जो ग्रेन है वो अलग हो जाए स्टॉक से। देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक है इसमें कई सारे ग्रेन्स अटैच्ड हैं, ठीक है, कई सारे ग्रेन्स अटैच्ड है। क्योंकि वो ऐसे बीट कर रहे हैं वुडन लॉक से तो क्या होगा, ये स्टॉक अलग, जो ग्रेन है वो स्टॉक से अलग हो जाएगा, जिस वजह से हमें देखो यहाँ पे सारे ग्रेन्स मिल गए और हम उन ग्रेन्स को सेपरेट कर देंगे स्टॉक से, ठीक है। सो देयर मामा एक्सप्लेन देयर आर बीटिंग द स्टॉक टू सेपरेट द ग्रेन्स, ताकि वो ग्रेन्स को सेपरेट कर पाए। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक, जिस प्रोसेस को हम ग्रेन्स को अलग करते हैं स्टॉक से, उस जैसे यहाँ पे ये स्टॉक से अटैच्ड है, यही हमने ग्रेन को अलग अलग कर दिया। सो जिस प्रोसेस से हम स्टॉक और ग्रेन को अलग कर देते हैं, जैसे ये स्टॉक एंड ये ग्रेन, अभी हमने स्टॉक से अलग कर दिया ग्रेन को, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। तो थ्रेशिंग क्या हुआ, सो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्टॉक फ्रॉम द ग्रेन, यानी कि ग्रेन को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें ग्रेन मिल जाए, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। आई बात समझ में। नाउ फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे एंजॉय देयर वर्क, अब इस काम के लिए फार्मर्स बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वो बहुत ही कंटेंट रहते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं जो भी काम वो परफॉर्म करते हैं। So from time to time they sing folk songs while working. अब farmers usually अपने entertainment के लिए हर states का एक folk song होता है, वो लोग usually वो folk song गाते हैं और गाते गाते अपना काम perform करते हैं। अगर आपको फोक सॉन्ग्स जानने हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो फोक सॉन्ग्स के बारे में, एंड ऑफ योर आपके जो एरिया में, जैसे ये बच्चे हरियाणा गए तो ये हरियाणा जो फार्मर्स है वो हरियाणवी फोक सॉन्ग्स गाएंगे, एंड इसके अलावा अलग अलग स्टेट के भी फोक सॉन्ग्स हैं, तो अगर आप चाहें तो आप उनके बारे में एक्सप्लोर करके कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, So the separated grains get mixed with the piles of husk. अब ये जो ग्रेन है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है जो हस्क होता है, अब ये हमें अलग करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें स्टॉक से ग्रेन को अलग करना है। अब ग्रेन तो अलग हो गया लेकिन उसके साथ साथ हस्क भी आता है, वो भी हमें अलग करना है। So Wali whispers to Mali, will the farmers handpick the grains to remove their form so much of husk? अब ये जो हस्क साथ में आ गया, क्या ये जो फार्मर्स हैं ये एक एक ग्रेन को, एक एक वीट के दाने को अलग करेंगे हस्क से? सो शी वंडर्स कितना टाइम लगेगा। अब एक एक ग्रेन को हस्क से अलग करने के लिए फार्मर्स को कितना टाइम लगेगा और वो कब तक ये प्रोसेस कर पाएंगे? सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। अब इसी के लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। Now students, a small amount of puffed rice is mixed with chana dal. Can you think of separating the mixture by any other method than hand picking? अब अगर मैं आपको puffed rice के साथ थोड़ा सा चना दाल दे दूँ, हैंड पिकिंग के अलावा अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सेपरेट करो तो कोई और तरीका आप यूज़ कर सकते हो? चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ। आप एक काम करो, एक पानी के बोल में
राइस भी डाल दो और उस बोल में चना दाल जो है उसमें मिक्स्ड वो भी डाल दो। और फिर जो आप ऑब्जर्व करोगे, ये आपका होमवर्क है कि जब आप उन दोनों को पानी में डाल दोगे तो आप क्या नोटिस करोगे, एंड इस चीज का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे और हम नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ एक्टिविटी नंबर 9.1, जिससे हमें आंसर ढूंढना था कि कैसे हम हस्क को सेपरेट कर सकते हैं ग्रेन से। मतलब एक एक हैंड पिकिंग करने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम कुछ नई चीज कर सकते हैं जिससे फार्मर्स का टाइम भी बच जाए और लेबर भी बच जाए, मेहनत भी बच जाए। सो टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स एंड रब देम। अब आपके घर में जो पीनट्स हैं उनको रब करो। तो जब आप पीनट्स को रब करते हो, आप क्या नोटिस करते हो कि जो उनका छिलका होता है, जो पीनट्स का छिलका होता है, वो इतना हल्का होता है वेट में कि वो अलग होके अलग हो जाता है और बीच में आपको क्या बचता है, आपके पास पीनट बचता है। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव स्किन ऑफ पीनट। तो क्या आप पीनट की स्किन को रिमूव कर सकते हो? कर सकते हो ना, क्योंकि वो लाइट वेट होती है, वो इजीली ऐसे रब करने से रिमूव हो जाती है। सो नाउ ट्राई ब्लोइंग इट। अब जो आपको उसकी कवरिंग मिली है, जो छिलका मिला है पीनट्स का, उसको कभी ब्लो करके देखो तो क्या होगा, वो इजीली ब्लो हो जाएगा, उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो कवरिंग है वो बहुत ही लाइट वेट होती है और जो चीज़ लाइट वेट है वो इजीली ब्लो हो जाती है ना। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो वी ऑब्जर्व कि वो बहुत ही जल्दी ब्लो हो जाएगी, है ना। नाउ विच ऑफ दीज कॉम्पोनेंट रिमूव्ड पीनट स्किन और पीनट आर ब्लोन अवे? तो पीनट्स ब्लो होंगे या पीनट की स्किन? तो पीनट्स जो है वो हैवी होते हैं और वो आपके हाथ में रह जाएंगे, लेकिन यही जो पीनट के छिलके होते हैं, जैसे ही आप उन्हें ब्लो करोगे वो ब्लो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हल्के हैं एंड पीनट्स हैवी हैं वेट में, तो वो ब्लो नहीं होंगे। So you observe that blowing air separates the heavier and the lighter components. तो जब आपने फूंक मारी, उससे क्या हुआ, हैवी चीजें आपके हाथ में रह गई और जो उनके छिलके हैं वो इजीली ब्लोन अवे हो गए। सो हाउ डू यू थिंक द फार्मर्स सेपरेट सो मैनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क? तो हो सकता है कि वो ये भी तरीका इस्तेमाल करें। सो इसके लिए ना एक बैम्बू ट्रे का वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, वो ऐसे अपने जो ग्रेन्स हैं उसको बाउंस करते हैं। तो जो हस्क होता है, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, वो अलग हो जाता है और जो ग्रेन्स हैवी वेट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। सो इस तरीके से हम बैम्बू ट्रे का इस्तेमाल करके जो ग्रेन्स हैं उनको, उनके जो छिलके होते हैं उनको अलग कर सकते हैं ग्रेन से। ठीक है, ट्रेडिशनली सूप, इसको हम सूप कहते हैं, जो कि एक बैम्बू ट्रे है, is used for separating heavier and the lighter components when used in a mixture। और मिक्सचर क्या हो गया, एक हैवी यानी कि ग्रेन, लाइटर यानी कि उसकी कवरिंग यानी कि उसका छिलका। तो जो छिलका है वो लाइटर है, उसको हम अलग कर रहे हैं हैवी ग्रेन से, है ना। सो ये एक तरीका है जिससे हम मिक्सचर से दो चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। Next year, their Nana takes them to the field to show the process at work। अब इसी प्रोसेस को बहुत अच्छे से उनको समझाने के लिए उनके जो नाना हैं उनको फील्ड पे अपने साथ ले गए ताकि वो और अच्छे से देख पाएं। माली एंड वाली ऑब्जर्व अ फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब वहाँ पे वो नोटिस करते हैं कि एक फार्मर जो है वो एक रेज्ड यानी कि थोड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसके हाथ में वही बैम्बू ट्रे, जो सूप है ना, उसके हाथ में यही सूप है और वो उस सूप को लेके खड़ा है। अब जैसे ही उसने ऐसे बाउंस करा और हवा में ऐसे अपनी ट्रे को ऐसे पोजीशन करा, सो जो जैसी ग्रेन फॉल हुआ तो क्या होगा, क्योंकि जो ग्रेन है, सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ गेहूं का, तो गेहूं हैवी है, गेहूं का जो वो है वो हैवी होता है, तो जो हैवी चीज़ है वो एक अलग जगह सेपरेट हो जाएगी। और सिंस ये जो ऊपर का हस्क है, जो ऊपर का छिलका है गेहूं का, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है वेट में, ये अलग उड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो छिलका है वो सेपरेट हो जाएगा ग्रेन से। और इस प्रोसेस को, जहाँ पे हम ग्रेन्स को उनके हस्क से सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोइंग। अब आप सोचोगे कि मैम इसमें भी तो कितना टाइम लगेगा और हो सकता है कई बार अच्छे से भी ना हो, क्योंकि पॉसिबल है। सो ये ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है और बहुत छोटे फार्म्स में यूज़ किया जाता है। यूजुअली अब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं, अब हमारे पास विनोइंग मशीन्स आ गई हैं, जहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, ये एक मशीन हमें बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ परफॉर्म करके दे देती हैं। ठीक है, नाउ ये हमने पढ़ लिया अभी तक
So the farmer is moving the bamboo tray which contains threshed wheat grains in the direction of air or wind. अब जैसे ही क्या होगा, वो wind के direction में डालेगा, क्योंकि जो हस्क है वो बहुत ही, जो छिलका है, जो हस्क है वो बहुत ही हल्का है, तो वो easily wind के साथ blow कर जाएगा. और जो grain है, जो गेहूं है, वो क्या है, वो heavy है, तो वो नीचे एक direction में fall down कर जाएगी. ठीक है. Now, what do you infer from the figure? अब आप इस फिगर 9.4 से क्या पता लगा सकते हो? तो आप ये बोल सकते हो ना कि यहाँ पे भी हम सेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेन्स एक तरफ हो रही हैं और उनके जो छिलके हैं, जो हस्क हैं, वो एक तरफ हो रहे हैं. कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं. यहाँ पे ग्रेन्स एक तरफ हो गई और यहाँ पे उनके हस्क एक तरफ हो गए, तो ये भी एक तरीका है चीज़ों को सेपरेट करने का, है ना. सो wheat grains and the husk fall in the same place? No, they will not fall in the same place. जो grains हैं वो heavy हैं, वो एक अलग जगह पे fall करेंगी, और क्योंकि जो husk है वो बहुत ही हल्का है, तो वो easily wind के direction में blow कर जाएगा, है ना. So which of the two components get blown away? इनमें से कौन सी चीज़ है जो blown away हो जाएगी? तो इनमें से जो husk है, जो छिलका है गेहूं का, वो easily blown away हो जाएगा. Can the wind separates the two component? Yes, wind की मदद से हम heavy और lighter component को separate कर सकते हैं. Okay students? Now, ये जो मेथड है जिससे हमने heavy और lighter यानी कि grain को उसके छिलके से अलग करा है, इस प्रोसेस को हम winnowing कहते हैं. So this method of separating heavier and the lighter components mixture by wind or blowing air is called as winnowing. इसमें हमने air और blown air का इस्तेमाल करा, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, winnowing कहते हैं. So have you seen any similar kind of activity being done at your home? अगर आपने नोटिस करा है, जैसे आप पीनट्स ले लो छिलके के साथ, आपने पीनट्स के छिलके को रब करा, अब यहीं आपको इन दोनों चीज़ों को ब्लो करो, तो जो उसका पीनट्स का छिलका होगा वो उड़ जाएगा, क्योंकि वो लाइटर है, और पीनट्स आपके पास होंगे, वो हैवी हैं और आप उन्हें इजीली खा सकते हैं. तो ये तरीका है जो हमने ऑब्जर्व करा है अपने घर में डेली. और भी अगर कुछ है तो बताइए अपने कमेंट सेक्शन में. नाउ, technological developments have resulted in developing of threshing machines called as threshers. अब हमारे पास threshing, जब हमने stalks और grain को अलग करा था, उसके लिए भी machines हैं जिसको हम threshers कहते हैं. एंड इस विनोइंग करने के लिए भी हमारे पास विनोअर्स हैं, जिसकी मदद से, और विनोइंग मशीन्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर सकते हैं. और भी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो फार्मर्स अब यूज़ करके अपने टाइम को बचाते हैं, अपनी एनर्जी को बचाते हैं, और उनके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं. ठीक है. Now, these machines are used for separating grains from the stalk and the husk. They perform both the task of threshing and winnowing simultaneously. तो जो थ्रेशर है ये थ्रेशिंग भी कर देता है और साथ ही साथ विनोइंग भी कर देता है साथ ही साथ. इज दैट क्लियर? सो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज अब आ गई हैं टू सेव द टाइम. सो स्टूडेंट्स, ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स. मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से क्लास 12 तक प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोज़, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा. हमारे दोनों ही मीडियम यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही. साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश. स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह मिल जाएंगे. आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. मिलते हैं हमारे अगले सेशन में. टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग.